हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम क्लास 12th जीव विज्ञान मानव स्वास्थ्य और रोग के अंतर्गत अध्याय 8 पार्ट 3 पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति के अंतर्गत हम प्रतिरक्षात्मक अनियमितताएं, इम्यूनोडिफिशियंसी, एड्स, कैंसर, ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे किशोरावस्था क्या है और ड्रग या अल्कोहल का किशोरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यसन और निर्भरता क्या है। ड्रग और अल्कोहल के प्रयोग के प्रभाव और इनके रोकथाम और नियंत्रण को समझेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसे हम प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी कहते हैं। कभी कभी कुछ व्यक्तियों में रोग की प्रतिरोधकता की कमी होती है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के अंदर कई रोग विकसित हो जाते हैं। कभी कभी तो जन्म से और कभी जीवन काल में कुछ रोग प्रतिरोधकता की अनियमितताएं विकसित होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितता के दो प्रमुख उदाहरण हैं। पहला, हीनता जन्य प्रतिरक्षा या इम्यूनोडिफिशियंसी और दूसरा एड्स रोग। आइए हम सबसे पहले इम्यूनोडिफिशियंसी को समझते हैं। मनुष्य में कुछ या सभी रोगों के प्रति प्रतिरोधकता समाप्त हो जाती है। कभी कभी पैदा हुए मानव शिशुओं में बी और टी कोशिकाओं का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में शिशु विभिन्न संक्रमणों के प्रति उच्च ग्राह्यता प्रदर्शित करता है, अर्थात शिशु आसानी से विभिन्न बीमारियों से संक्रमित हो जाता है। शिशुओं की इस बीमारी को सीड या सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। बी और टी कोशिकाओं के अभाव के कारण शिशु में छोटे से छोटा संक्रमण भी प्रभावी हो जाता है और कभी कभी ऐसे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। बच्चों, एड्स भी एक प्रतिरक्षा तंत्र की अनियमितता का रोग है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संरक्षण है, अर्थात जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसका इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र अच्छे से कार्य नहीं करता। प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो कि व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसे हम HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं। एड्स का सबसे पहले पता 1981 में चला। अब यह रोग सारे विश्व में फैल चुका है। यह एक बहुत ही घातक रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। बच्चों, अक्सर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि वे कौन से रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु या HIV का संक्रमण होता है।
तो आइए हम आंसर देखते हैं। HIV के संक्रमण से ही एड्स होता है, तो यहाँ पर HIV के संक्रमण के रास्ते या एड्स के संक्रमण के कारण एक ही हैं। हम लिखेंगे संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क से, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, अर्थात संक्रमित व्यक्ति का रक्त अगर हम सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दें तो उसमें भी संक्रमण हो सकता है। अगला है संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से। बहुत सारे लोग सुई या सिरिंज से सीधे ही सिरा इंजेक्शन के द्वारा ड्रग्स लेते हैं। अगर वो सिरिंज संक्रमित हुई तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स का संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित माता से उसके बच्चे में भी एड्स या HIV विषाणु का संक्रमण पहुंच सकता है। एड्स एक बहुत घातक रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए जागरूकता ही बहुत ज़रूरी है और जागरूकता ही इस रोग से बचाव में सहायक हो सकती है। हमारे देश में एड्स से बचाव के लिए अनेक संगठन लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO, जिसको हम नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और अन्य गैर सरकारी संगठन भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। HIV के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं, जैसे रक्त बैंकों में रक्त को HIV से मुक्त करना, अर्थात अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है तो पहले ही चेक किया जाता है और बाद में भी रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करने का काम किया जाता है। सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल डिस्पोजेबल सिरिंज काम में लाई जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है, अर्थात ऐसी सिरिंज जो एक बार उपयोग के बाद फेंक दी जाए। कंडोम का मुफ्त वितरण और सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना, ये कुछ कार्य हैं जो एड्स से बचाव में सहायक हो सकते हैं। बच्चों, परीक्षा में कैंसर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी प्रश्न इस तरह आता है कि प्रसामान्य कोशिकाओं से कैंसर कोशिकाएं किस तरह भिन्न हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि प्रसामान्य या सामान्य कोशिकाएं क्या हैं। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यंत नियंत्रित और नियमित होता है। इसके विपरीत कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है। इनमें कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन और विकास होता है, जिससे ट्यूमर असामान्य स्थितियों में जब कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है तो कोशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को ही कैंसर, ट्यूमर या कैंसरस वृद्धि या नियोप्लास्टिक वृद्धि के नाम से जानते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे, मुंह के कैंसर के संकेत दिखाई दे रहे हैं और छोटी आंत का कैंसर आप देख रहे हैं। आज विश्व के लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं और मृत्यु का दरवाज़ा
खटखटा रहे हैं। इन सभी मरीजों में एक प्रकार के लक्षण परिलक्षित नहीं होते, बल्कि लगभग 200 प्रकार के कैंसर खोजे गए हैं। फैलने की विधि के आधार पर कैंसर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, सैद्धांतिक ट्यूमर या बेनिग्न ट्यूमर। दूसरा, दुर्दांत ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर। सैद्धांतिक ट्यूमर यह हानि रहित नॉन कैंसरस होता है। यह अपनी उत्पत्ति स्थल तक ही सीमित रहता है। इसकी वृद्धि भी धीमी गति से होती है और यह शरीर को कम नुकसान पहुंचाता है। यह मेटास्टेसिस नहीं होता, अर्थात यह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता, जबकि दुर्दांत ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर यह हानिकारक कैंसर है। यह शरीर के अन्य भागों में पहुंच सकता है और इसकी वृद्धि तेज गति से होती है। इसके द्वारा शरीर को अनियंत्रित क्षति होती है और इससे मृत्यु तक हो सकती है। इससे मेटास्टेसिस होता है, अर्थात कैंसर की गिल्टी अपनी अंतिम अवस्था में टूटकर रुधिर या लसिका के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाती है और वहां की कोशिकाओं को भी अतिवृद्धि के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार के कैंसर को ही मेटास्टेटिक कहा जाता है। बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर कैंसर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, कार्सिनोमास कैंसर। इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है और लगभग 85% कैंसर इसी प्रकार का होता है। दूसरा है सार्कोमास कैंसर। यह कैंसर संयोजी ऊतकों अर्थात उपास्थि, अस्थि और पेशियों में विकसित होता है। 2% कैंसर इस प्रकार का होता है। लिम्फोमास। इस कैंसर में लसिका गांठें और प्लीहा अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट्स बनाने लगती है। 5% कैंसर इस तरह का होता है। अगला है ल्यूकेमिया। इस प्रकार का कैंसर संपूर्ण ल्यूकोसाइट में वृद्धि के कारण होता है। इसे ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, सामान्य कोशिकाओं को कैंसर युक्त कोशिकाओं में रूपांतरित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। वे भौतिक, रासायनिक या जैविक कोई भी हो सकते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें आदि, जीन में उत्परिवर्तन, विषाणुओं का संक्रमण और संक्रमण के कारण डिफेक्टिव श्वसन एवं उपापचय, हार्मोन का असंतुलन, जैविक कारक भी हो सकते हैं जैसे कैंसर उत्पादक विषाणु रेट्रोवायरस। ये कैंसर को उत्पन्न करता है। इस विषाणु को ऑन्कोवायरस भी कहा जाता है। इस विषाणु में ऑन्कोजीन पाए जाते हैं जो कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित करते हैं। अभी तक कैंसर का सही और निश्चित समाधान नहीं मिला है। फिर भी अगर प्रारंभिक स्थिति में पता चल जाए तो कैंसर का उपचार ऑपरेशन या सर्जरी द्वारा, विकिरण उपचार या फिर रासायनिक उपचार द्वारा
किया जा सकता है, लेकिन अगर विकसित अवस्था में पता चलता है तो ये उपचार भी कारगर नहीं रहते हैं। बच्चों, अब हम जानते हैं किशोरावस्था क्या है और कैसे बच्चे ड्रग और अल्कोहल के जाल में फंस जाते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक बालक समाज में अपनी प्रभावी सहभागिता के लिए अपनी वृत्ति और विश्वास के अनुसार परिपक्व होता है। 12 से 18 वर्ष की अवधि को किशोरावस्था माना गया है। किशोरावस्था किसी व्यक्ति का मानसिक और मनोवैज्ञानिक विकास का बहुत ही नाजुक समय होता है। किशोर वय के बच्चों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण का गुण होता है। उनके अंदर प्रयोग करने की इच्छा होती है और वे जल्दी ही किसी की बातों में आ जाते हैं या अपने दोस्तों की बातों में आ जाते हैं। किशोरों को यही सारे गुण ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। युवाओं में ड्रग और अल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण शैक्षणिक क्षेत्र के प्रदर्शन में कमी, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल या कॉलेज से अनुपस्थिति, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, एकाकीपन और अवसाद के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसके अनेक दूरगामी दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे के पास ड्रग या अल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते तो वह चोरी का सहारा भी ले सकता है। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। हम कुछ ड्रग्स के बारे में जानते हैं। ओपिओइड्स, कैनिबिनाइड्स, कोका, एल्केलाइड्स आदि ड्रग का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। ये सभी ड्रग पुष्पी पादप अर्थात आवृतबीजी पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ कवकों से भी प्राप्त किए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं ओपिओइड्स क्या हैं। ऐसे ड्रग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशेष ओपिओइड्स ग्राहियों या रिसेप्टर से बंध जाते हैं, उन्हें ओपिओइड्स कहा जाता है। आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हेरोइन, जिसकी रासायनिक संरचना आप नीचे देख रहे हैं, लिखा है मॉर्फिन की रासायनिक संरचना, तो यह हेरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन है। यह सफ़ेद, गंधहीन, तीखा और रवेदार यौगिक है। इसे मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो पोस्त के पौधे पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से निष्कर्षण से प्राप्त होता है। नीचे चित्र में आपको पेपेवर सोमनीफेरम का चित्र भी दिख रहा है। हेरोइन एक अवसादक है जो शरीर के प्रकार्यों को धीमा करती है। इसे नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा लिया जाता है। कैनिबिनॉइड्स रसायनों का समूह है। प्राकृतिक कैनिबिनॉइड्स कैनेबिस सैटाइवा अर्थात भांग के पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया जाता है।
भांग के फूलों के शीर्ष भाग, पत्तियों और राल के विभिन्न संयोजन से मैरिजुआना, हरीश, चरस और गांजा आदि बनाए जाते हैं। कोका एल्केलाइड या कोकीन, कोका पादप इरिथ्रोजाइलम से प्राप्त किया जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार उद्दीपक या स्टिमुलेंट असर डालता है। आइए अब हम इस पाठ से पूछे जाने वाले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तम्बाकू से कैंसर उत्पन्न करने वाले तत्व का नाम बताइए। तो आंसर है निकोटीन। अगला प्रश्न है, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन क्या है? आंसर है ऑन्कोजीन। अगला प्रश्न, कैंसर रोग का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है, एल्कोहल अत्यधिक सामाजिक ग्राहक मादक ड्रग है। एल्कोहल का अत्यधिक उपयोग कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो एल्कोहल का अत्यधिक उपयोग यकृत सिरोसिस रोग उत्पन्न करता है। प्रश्न क्रमांक 5 है, ड्रग जो तंत्रिका तंत्र को उद्दीप्त करती है और व्यक्ति को सजग और अधिक सक्रिय बनाती है, क्या कहलाती है? तो अभी हमने देखा था कि ऐसे ड्रग्स को स्टिमुलेंट कहते हैं। बच्चों, कभी कभी कुछ संकेत अक्षरों का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे MALT, CMI, NACO। आइए हम इनके फुल फॉर्म या पूरा रूप देखते हैं। MALT का अर्थ होता है M से म्यूकोसल, A से एसोसिएटेड, L से लिम्फॉइड और T से टिश्यू, अर्थात म्यूकोसल, एसोसिएटेड, लिम्फॉइड, टिश्यू, या इसे हम श्लेष्म संबद्ध लसिका ऊतक भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगला है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अगला है NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। इसी तरह कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऐसा क्या है जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू करता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? आंसर है ड्रग या अल्कोहल लेने की लालसा, और इसी कारण यह रोज की आदत बन जाती है। शरीर की ड्रग या अल्कोहल के प्रति सहन शक्ति और कम मात्रा का कोई असर न दिखाई देना व्यक्ति को ज़्यादा ड्रग या अल्कोहल लेने के लिए प्रेरित करता है। मनोवैज्ञानिक निर्भरता, व्यक्ति बिना ड्रग लिए अपने आप को मानसिक रूप से असहज समझता है और वह इसे लेने के लिए प्रेरित होता है। अनिवार्यता, धीरे धीरे व्यक्ति बिना ड्रग या अल्कोहल लिए बेचैनी महसूस करने लगता है और धीरे धीरे उसे ड्रग या अल्कोहल की आदत पड़ जाती है। प्रश्न है, क्या आप सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित
कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? आंसर है हाँ, समस्याओं और दबावों का सामना करने और निराशाओं तथा असफलताओं को जीवन का हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा और परामर्श प्रभावित व्यक्ति को देनी चाहिए। ऐसा करने से वह इन ड्रगों के सेवन से बच सकता है। माता पिता, निकट संबंधी और विश्वसनीय मित्र तथा मनोरोग विज्ञानियों की सहायता से व्यसन छुड़ाने के प्रयास करना चाहिए। प्रभावित व्यक्ति अगर पर्याप्त प्रयास करे और इच्छा शक्ति के द्वारा वह इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा सकता है।